कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ पछतावा मिलता है और आगे देखने पर सिर्फ सन्नाटा। आज ठीक वैसा ही दिन है। खिड़की के बाहर गिरती हुई बारिश की बूंदें मेरे कमरे के कांच पर टकरा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हजारों यादें आज मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मेरे हाथ में एक पुरानी खरोच लगी हुई घड़ी है। यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, यह उस वक्त की गवाह है जब मेरी दुनिया मेरे साथ थी, जब मीरा मेरे साथ थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर हजारों वादे किया करते थे। तब ना तो कल की फिक्र थी, ना समाज का डर, और ना ही इस दुनिया की वो दीवारें जो हमारे बीच खड़ी होने वाली थी। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को खोया है जो आपके लिए आपकी सांसों से भी बढ़कर हो? मीरा वैसी ही थी। वो मेरी हंसी थी, मेरी इबादत थी, मेरी रूह का वो हिस्सा जिसे मैंने अपनी नादानी में खुद से जुदा कर दिया। लोग कहते हैं कि वक्त सब घाव भर देता है, पर मेरा जख्म तो आज भी उतना ही गहरा है जितना उस दिन था, जिस दिन उसने मुझे कहा था, आर्यन, हम शायद एक दूसरे के लिए नहीं बने। उसकी उन आखिरी शब्दों में एक ऐसी टिस थी जो आज भी मेरे सीने में कांटों की तरह चुभती है। उस दिन स्टेशन की भीड़ में जब वो ट्रेन की खिड़की से मेरी तरफ देख रही थी तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरा सन्नाटा था। उसने हाथ नहीं हिलाया, बस एक फीकी सी मुस्कान दी और हमेशा के लिए ओझल हो गई। आज इतने सालों बाद जब मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ तो मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, क्या वो सच में मुझे भूल गई होगी? क्या उसने कभी उन वादों को याद किया होगा जो हमने तारों के नीचे बैठकर किए थे? या फिर उसने भी दुनिया की भीड़ में खुद को खो दिया है? वो रातें अब पहले जैसी नहीं रही। मीरा के जाने के बाद मेरा कमरा अब एक कमरा नहीं बल्कि उन यादों का कब्रिस्तान बन गया था जहां मैं रोज अपनी रूह को दफन करता हूँ। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, पर उन्हें क्या पता कि वक्त सिर्फ जख्मों को गहरा करना जानता है, उन्हें मिटाना नहीं। उस दिन स्टेशन से लौटने के बाद जब मैं अपने कमरे में आया तो मुझे मीरा का वो पुराने लिफाफे में लिपटा खत मिला जो उसने मेरी मेज पर छोड़ दिया था। मेरे हाथ कांप रहे थे। क्या लिखा होगा उस खत में? क्या वो सच में मुझे भूल गई है या ये किसी मजबूरी का आखिरी पन्ना है? खत को खोलते ही उसकी महक, वही चमेली की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उसने लिखा था, आर्यन, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे और शायद तुम मुझे नफरत करने का हक भी रखते हो, पर यकीन मानो, इस ट्रेन की खिड़की के बाहर जो नज़ारे धुंधले हो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा धुंधली मेरी जिंदगी हो चुकी है। घर वालों के सामने मेरी खामोशी मेरी बेबसी नहीं बल्कि तुम्हारी हिफाजत थी। अगर मैं उस दिन रुक जाती तो शायद तुम्हारे पिता की इज्जत और तुम्हारा वो मुकाम जिसके लिए तुमने दिन रात एक कर दिए, सब खाक में मिल जाता। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने खुद को ही खो दिया। अब मैं किसी और की पत्नी कहलाऊंगी, पर मेरी धड़कनें आज भी तुम्हारी दी हुई उन वादों की गवाह है। खत पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मीरा कुर्बानी दे गई मेरे लिए और मैं उसे गलत समझता रहा। उस खत के आखिरी शब्दों ने मेरा कलेजा चीर दिया। आर्यन, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब हम जिस दुनिया में हैं वहाँ की दीवारें बहुत ऊंची है। बस एक आखिरी गुजारिश है, अपने नाम के साथ मेरा नाम मत मिटाना। जो हम ना जी सके
उसे अपनी यादों में ही सही पर जिंदा रखना। मैंने खत को अपने सीने से लगा लिया। वो कागज अब गीला हो चुका था मेरे आंसुओं से। बाहर बारिश और तेज हो गई थी, जैसे आसमान भी मेरी तड़प देखकर रो रहा हो। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में खुद को इतना मजबूर महसूस किया। जिस मुकाम को पाने के लिए मैंने दिन रात एक किया था, आज वही मुकाम मुझे एक बेजान पत्थर सा लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि अभी दौड़कर स्टेशन जाऊं, उस ट्रेन को रोक दूं, मीरा का हाथ थाम लूं और पूरी दुनिया से लड़ जाऊं। पर मैं जान गया था कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो अब जा चुकी थी और उसके साथ मेरी वो मुस्कान भी, जो कभी मेरे चेहरे की शान हुआ करती थी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उसकी यादों के सहारे ताउम्र जीना, या फिर उस खत को आग में जलाकर उसे हमेशा के लिए भुला देना। पर क्या कोई अपने दिल के टुकड़े को कभी भुला सकता है? नहीं, शायद कभी नहीं। उस खत के हर शब्द ने मेरी रूह को झकझोर कर रख दिया था। खत को सीने से लगाए मैं घंटों तक बालकनी में खड़ा रहा। बारिश की वो ठंडी बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मेरे मन में बस एक ही तस्वीर बार बार उभर रही थी, वह स्टेशन का प्लेटफॉर्म और मीरा का वो आखिरी मुड़कर देखना। क्या वाकई उस दिन उसकी खामोशी के पीछे मेरी और मेरे पिता की भलाई थी? अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। अनजान नंबर था। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ सन्नाटा था। फिर एक धीमी जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, हल्की सी सिसकी और फिर वही खामोशी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, मीरा, तुम हो ना? बोलो, कुछ तो बोलो। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बस एक भारी सांस लेने की आवाज आई और फिर कॉल कट गई। मेरे हाथ से फोन छूटकर फर्श पर गिर गया। वो वही आवाज थी, वही रूह को छू लेने वाली खामोशी। मुझे यकीन हो गया कि वो अभी भी कहीं ना कहीं मेरे आसपास है, या शायद मेरी यादों की तरह ही मेरी जिंदगी में कहीं खोई हुई है। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैंने अपनी अलमारी का वो गुप्त दराज खोला, जहां मैंने मीरा के साथ बिताए उन सुनहरे दिनों की यादें सहेज कर रखी थी। एक पुरानी फोटो, एक सूखा हुआ गुलाब जो उसने मुझे पहली मुलाकात पर दिया था, और वह अंगूठी जो मैंने उसके लिए खरीदी थी पर कभी पहना नहीं पाया। इन चीजों को देखते ही मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या ये मोहब्बत है या सजा? हम दोनों अलग हो चुके थे, लेकिन एक अदृश्य धागा था जो आज भी हमें जोड़े हुए था। मैंने तय कर लिया कि अब मैं और नहीं भागूंगा, चाहे दुनिया की दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, चाहे किस्मत ने हमें कितने भी दूर क्यों ना कर दिया हो। मैं मीरा को ढूंढ कर रहूंगा, उसे बताने के लिए नहीं कि मैं उसे आज भी प्यार करता हूँ, बल्कि यह जानने के लिए कि क्या उस दिन जो हुआ था वह वाकई उसकी मर्जी थी, या हम दोनों किसी ऐसी साजिश का शिकार हुए जिसे हम समझ ही नहीं पाए। बाहर रात गहरी हो रही थी, पर मेरे अंदर उम्मीद का एक छोटा सा दिया जल रहा था। मैंने अपनी पैकिंग शुरू की। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस इतना पता था कि मुझे उस सफर पर निकलना है जहाँ मीरा मुझे आखिरी बार मिली थी। यह सफर सिर्फ एक जगह का नहीं, बल्कि मेरे अधूरे प्यार को मुकम्मल करने का था। अगले दिन सुबह मैं उस बस स्टैंड पर था जहां से वह ट्रेन गुजरती थी जो मीरा को शहर से दूर ले गई थी।
मुझे पता था कि मीरा को वापस ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था। बस स्टैंड की उस भीड़ भाड़ में, लोगों के शोर के बीच मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी मेरी नज़र एक छोटे से ढाबे पर पड़ी। वहाँ एक बूढ़ा आदमी पुरानी अखबारों को रद्दी में बांध रहा था। अचानक मेरी नज़र उसके हाथ में मौजूद एक पुराने लिफाफे पर पड़ी, जिसके कोने पर वही निशान था जो मीरा अक्सर अपने हर पन्ने के कोने पर बनाया करती थी, एक छोटा सा सितारा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उस बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि यह लिफाफा आपको कहाँ से मिला? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और धीमी आवाज में बोला, यह पिछले हफ्ते एक लड़की यहाँ छोड़ गई थी। रो रही थी बहुत, कह रही थी कि किसी को देना है, पर पता नहीं था किसे। मैंने तो बस उसे संभाल कर रख लिया। मेरी जान में जान आ गई। क्या यह मीरा थी? क्या वह फिर से वापस आई थी? मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर कोई खत नहीं था, बस एक पुरानी बस की टिकट थी और एक छोटी सी चिट्ठी जिस पर लिखा था, जहाँ सफर खत्म होती है वहीं से नई उम्मीद शुरू होती है। कुमकुम घाट, आखिरी मोड़। कुमकुम घाट, यह तो वही जगह थी जहां हमने बचपन में पहली बार एक दूसरे का हाथ थामकर कसम खाई थी कि हम कभी अलग नहीं होंगे। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या मीरा वहां मेरा इंतजार कर रही थी, या यह भी उसकी किसी खामोश साजिश का हिस्सा था? मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत वहां जाने वाली बस की तलाश शुरू कर दी। मौसम का मिजाज बदल रहा था, आसमान में बादल घिर आए थे। मेरे अंदर डर और उम्मीद का एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। क्या मैं उसे देख पाऊंगा? क्या हम फिर से साथ होंगे, या यह सिर्फ एक और अधूरी याद बनकर रह जाएगा? कुमकुम घाट की उस सड़क पर धूल और सन्नाटे के बीच मेरी किस्मत का अगला अध्याय लिखा जाना था। कुमकुम घाट पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। ठंडी हवाएं चल रही थी और नदी का पानी पत्थरों से टकराकर एक अजीब सा संगीत पैदा कर रहा था। वही संगीत जो कभी हमारी हंसी के बीच गूंजा करता था। घाट पर सन्नाटा था। सिर्फ एक बूढ़ा नाविक अपनी नाव के पास बैठा हुआ पानी पी रहा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने नाविक से पूछा, क्या यहाँ कोई लड़की आई थी पिछले कुछ दिनों में? उसने धुआं छोड़ते हुए मेरी तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, लड़कियां तो बहुत आती है बाबू, पर जो तुम ढूंढ रहे हो वो तो यहाँ नहीं है। हाँ, एक लड़की रोज शाम को यहाँ जरूर आती थी। उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठती थी और घंटों नदी को ताकती रहती थी, पर कल से वो नहीं आई। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। कल वो आखिरी बार कब दिखी थी? नाविक ने अपनी उंगली से घाट के उस आखिरी मोड़ की ओर इशारा किया जहां अंधेरा घना था। कल जब सूरज डूब रहा था वो आखिरी बार आई थी। उसने मुझे एक पत्र दिया और कहा कि अगर कोई लड़का यहाँ आए और मीरा का नाम ले तो उसे यह दे देना। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने वह पत्र लिया। पत्र के ऊपर वही सितारा बना था। मैंने उसे खोला। अंदर मीरा की हैंडराइटिंग में लिखा था, आर्यन, हम कुमकुम घाट पर नहीं बल्कि अपनी यादों में मिलते हैं। तुम जो मुझे ढूंढ रहे हो वो मीरा अब नहीं रही। जिस दिन मैंने तुम्हें स्टेशन पर छोड़ा था उस दिन मैंने अपने वजूद का वो हिस्सा भी वहीं छोड़ दिया था जो तुमसे प्यार करता था। अब मैं एक ऐसी जगह हूँ
जहाँ से तुम मुझे कभी वापस नहीं ला सकते। पत्र के नीचे एक छोटे से पते का जिक्र था। मेरी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वह पता किसी शहर का नहीं बल्कि एक अस्पताल का था, शांति निकेतन हॉस्पिटल। क्या मीरा बीमार थी? क्या उस दिन स्टेशन पर उसने जो किया उसके पीछे कोई और ही कड़वी सच्चाई थी जिसे उसने मुझसे छुपाया था? मैंने उसी वक्त फैसला किया, चाहे जितनी भी रात हो जाए मैं अब नहीं रुकूंगा। अगर मीरा मुझे खुद से दूर धकेल रही है तो शायद कोई बड़ी वजह है। कुमकुम घाट की वो सर्द रात अब मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाली थी। अस्पताल की उस ठंडी और फिनाइल की महक वाली गलियारों में कदम रखते ही मेरे पैरों ने जैसे जवाब दे दिया। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था जिसे सिर्फ वेंटिलेटर की मशीनों की बीप बीप आवाजें तोड़ रही थी। मैं रिसेप्शन पर गया, मीरा का नाम लिया। नर्स ने मुझे एक कमरा नंबर दिया, 304। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं उस कमरे के दरवाजे पर खड़ा था जिसके अंदर शायद वो लड़की थी जो मेरी रूह का हिस्सा थी। मैंने धीरे से दरवाजा धकेला। अंदर का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई। मीरा बिस्तर पर लेटी थी। उसके चेहरे की वो चमक, वो मासूमियत कहीं खो गई थी। वह इतनी कमजोर दिख रही थी कि मुझे लगा वो एक झोंके में बिखर जाएगी। उसके आसपास ढेर सारी दवाइयाँ और तार बिछे थे। वह सो रही थी। मैंने धीरे से उसके पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही मैंने उसे छुआ उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और हैरानी का भाव उभरा। उसने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की और धीमी कांपती हुई आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो आर्यन? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने कहा, मीरा, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी काबिल नहीं था कि तुम अपनी बीमारी मुझसे साझा कर सकती? उसने मुस्कुराने की कोशिश की पर वो मुस्कान बहुत दर्दनाक थी। उसने धीरे से कहा, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता आर्यन। कभी कभी किसी को खुश रखने के लिए उससे दूर जाना भी पड़ता है। मैं जानती थी कि अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम अपनी जिंदगी और अपने सपनों को बीच में ही छोड़कर मेरे पास आ जाते और मैं तुम्हें अपनी बीमारी के दलदल में नहीं घसीटना चाहती थी। उसकी हर बात मेरे कलेजे को चीर रही थी। मैंने पूछा, तो क्या यह अंत है? क्या अब हम कभी साथ नहीं हो सकते? उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़क कर उसके तकिए पर गिरे। उसने कहा, आर्यन, हम रूह से कभी अलग नहीं हुए। बस ये शरीर अब हार मान रहा है। उस कमरे में सन्नाटा पसर गया। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी की सारी उम्मीदें उसी पल दम तोड़ रही थी। क्या मीरा सच में मौत की दहलीज पर खड़ी थी? क्या यही मेरी प्रेम कहानी का अंत था? अस्पताल की उस भारी खामोशी में मैंने मीरा की आंखों में झांका। वे आंखें जिनमें कभी पूरी कायनात की खूबसूरती बसती थी, आज बूझी बूझी सी लग रही थी। मैंने उसका हाथ अपने गालों से लगा लिया। मीरा, तुम हार नहीं मान सकती। मैंने इतनी दूर तक तुम्हें ढूंढा है। क्या तुम मुझे इसी हाल में छोड़कर चली जाओगी? उसने अपनी छीड़ आवाज में कहा, आर्यन, मौत शायद मुझसे ज्यादा वफादार है। वह मुझे तुमसे दूर ले जाने की जिद कर बैठी है। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। मैंने उनसे हर मुमकिन इलाज के बारे में पूछा।
हर उस तकलीफ के बारे में जाना जो शायद मीरा को बचा सके। डॉक्टर ने धीरे से कहा, केस बहुत जटिल है, सर्जरी की जरूरत है, पर मीरा का शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, रिस्क बहुत बड़ा है और सफलता की संभावना बहुत कम। मैं अंदर से टूट चुका था। एक तरफ मीरा के जाने का डर था और दूसरी तरफ उसे खोने की तड़प। मैंने उसी वक्त फैसला किया, अगर रिस्क है तो हम लेंगे, क्योंकि बिना उसे बचाए मेरी जिंदगी का तो वैसे भी कोई वजूद नहीं बचेगा। मैंने मीरा के कान में धीरे से कहा, मीरा, अगर मौत वफादार है तो मैं भी जिद्दी हूँ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। हम लड़ेंगे और साथ में लड़ेंगे। उसकी आंखों में एक चमक सी आई। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया, जैसे उस एक स्पर्श ने उसे जीने की एक नई ताकत दे दी हो। मैंने फॉर्म पर दस्तखत किए और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी शुरू हुई। बाहर गलियारे में मैं अकेला खड़ा था। वही पुरानी घड़ी जो मीरा ने मुझे दी थी टिक टिक कर रही थी। हर सेकंड मुझे किसी युग जैसा लग रहा था। प्रार्थना करने के लिए शब्द नहीं थे, बस एक पुकार थी, हे भगवान, अगर कभी मेरी किसी प्रार्थना में सच्चाई रही हो तो आज उसे लौटा दे। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल रही थी और मैं बाहर उस बत्ती के सामने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर का समय जैसे थम सा गया। हर सेकंड जो टिक टिक करके गुजर रहा था वह मेरी धड़कनों को चीर रहा था। मैंने अस्पताल की उस ठंडी कुर्सी पर बैठकर न जाने कितनी बार ईश्वर को पुकारा। मेरी आंखों के सामने बस मीरा का वो आखिरी मुस्कुराता हुआ चेहरा था जो उसने मुझे बेहोश होने से ठीक पहले दिखाया था। तभी गलियारे की दूसरी तरफ से एक नर्स भागती हुई आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या कुछ बुरा हुआ? क्या मीरा अब नहीं रही? नर्स ने मेरी तरफ देखा और बोली, आप मीरा जी के साथ हैं ना? डॉक्टर ने आपको अंदर बुलाया है। मेरी धड़कनें गले में आ गई थी। मैं कांपते कदमों से अंदर पहुंचा। डॉक्टर के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, न मुस्कान थी, न निराशा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, सर्जरी बहुत जटिल थी आर्यन। हमने अपना सब कुछ लगा दिया, पर उसका शरीर बहुत ज्यादा जवाब दे चुका था। मेरे कानों में सन्नाटा छा गया। पर क्या वो ठीक है? मैंने टूटी हुई आवाज में पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन वह अभी भी कोमा जैसी स्थिति में है। उसके शरीर को रिकवर होने के लिए बहुत समय चाहिए। अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर वो खुद को संभाल सकी तो वह धीरे धीरे होश में आ जाएगी। लेकिन क्या डॉक्टर? उसकी याददाश्त सर्जरी के दौरान कुछ ऐसे हिस्से प्रभावित हुए हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते कि वह क्या याद रखेगी और क्या नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। क्या मीरा मुझे भूल जाएगी? क्या वो हमारी उन यादों को, उस बरगद के पेड़ के वादों को भूल जाएगी? मैंने मीरा के बिस्तर के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। वह बेजान सी पड़ी थी, पर उसकी सांसों की धीमी आवाज मुझे सुकून दे रही थी। मैंने उसके कानों में धीरे से कहा, मीरा, अगर तुम मुझे भूल गई तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें फिर से हर रोज नई तरह से प्यार करूंगा। मैं तुम्हें फिर से हर रोज नई तरह से प्यार करना सिखाऊंगा। बस तुम आंखें खोल लो। उस रात अस्पताल की उन रोशनी के बीच मैं सिर्फ मीरा का हाथ थामे उसके जागने का इंतजार कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि सुबह क्या खबर लाएगी,
बस इतना पता था कि चाहे जो हो जाए मैं उसका हाथ नहीं छोड़ने वाला था। अगले 48 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे कठिन इम्तिहान थे। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। मैं बस मीरा के पास बैठा, उसका हाथ थामे, उन पुरानी यादों को दोहराता रहा जो हमने साथ बुनी थी। कभी कभी मुझे लगता कि उसके हाथ में एक हल्की सी हरकत हुई है, पर अगले ही पल वह फिर से स्थिर हो जाती। तभी घड़ी की सुइयां जैसे थम गई। मैंने देखा मीरा की उंगलियों में एक कंपन हुआ, उसकी पलकें धीरे से फड़फड़ाई। मेरी जान में जान आ गई। मीरा, मीरा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी आवाज कमरे में गूंज गई। उसने बहुत धीरे से, बहुत मशक्कत के साथ अपनी आंखें खोली। उसकी नजरों में एक शून्यता थी। उसने मुझे देखा, पर उसकी आंखों में वो पहचान नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। वह बस मुझे एक अजनबी की तरह देख रही थी। मेरा दिल एक पल के लिए जैसे बैठ सा गया। मीरा, ये मैं हूँ, आर्यन, मैंने कांपती आवाज में कहा। उसने अपना सिर धीरे से हिलाया और एक कमजोर आवाज में फुसफुसाई, आर्यन, ये कौन है और मैं कहाँ हूँ? उसके उन शब्दों ने मेरे सीने पर किसी खंजर की तरह वार किया। डॉक्टर की आशंका सच साबित हो चुकी थी। उसकी सर्जरी सफल तो थी, लेकिन उसने हमारे साथ बिताए हर उस लम्हे को, हर उस वादे को, हर उस एहसास को कहीं पीछे छोड़ दिया था जो हमारे प्यार की नींव था। मैं उसके सामने खड़ा था, पर वो मुझे नहीं जानती थी। हमारा वो बरगद का पेड़, वो स्टेशन की विदाई, वो अधूरा खत, सब कुछ उसके जहन से मिट चुका था। मैं उसके पास झुका और रोते हुए बोला, मीरा, मैं वो हूँ जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। अगर तुम भूल गई हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर से शुरुआत करूँगा। पर उसने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी आंखों से एक आंसू निकला, जैसे उसके जहन के किसी गहरे कोने में आज भी मेरा नाम कहीं दबा हो, जिसे वो याद करने की कोशिश कर रही हो। क्या प्यार को दोबारा याद दिलाना मुमकिन है, या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? अगले कुछ हफ्तों तक मेरा जीवन अस्पताल की चारदीवारी और मीरा के बिस्तर के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया था। मैं हर रोज उसके पास बैठता, उसे अपनी और उसकी वो अनकही कहानियां सुनाता जो सिर्फ हमें पता थी। मैं उसे वो गाना गुनगुना कर सुनाता जो हम कॉलेज के दिनों में साथ सुना करते थे। मीरा की आंखें बंद थी, पर कभी कभी मुझे लगता कि मेरी आवाज सुनकर उसकी पलकें हल्की सी थरथराती है। एक दोपहर जब बाहर हल्की धूप खिली थी और कमरे में खामोशी थी, मैंने मीरा का हाथ अपने हाथों में लिया और बहुत धीमी आवाज में कहा, मीरा, अगर तुम मुझे याद नहीं कर पा रही हो तो कोई बात नहीं, मैं अपनी यादों का हर एक हिस्सा तुम्हें सौंप दूंगा। तुम मेरी यादों से अपना अस्तित्व फिर से गढ़ लेना। अचानक मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसका हाथ मेरे हाथों में जोर से दबा। मैंने चौंक कर देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। इस बार उसकी आंखों में वो शून्यता नहीं थी, बल्कि एक नमी थी। उसने मेरी तरफ देखा, बहुत देर तक देखती रही, जैसे वो मुझे अपनी यादों की धुंधली गलियों में ढूंढ रही हो। उसने बहुत धीमे से, जैसे किसी पुरानी टूटी हुई पहेली को जोड़ा हो, फुसफुसाया, आर्यन, वो बरगद का पेड़, क्या हम अभी भी वहीं हैं? मेरे गले में एक ढेले सा बन गया।
मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े, पर इस बार ये दर्द के नहीं, सुकून के आंसू थे। वह मुझे पहचान गई थी, वह हमारी मोहब्बत को पहचान गई थी। वह रोने लगी और मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस पल अस्पताल का वो कमरा ना जाने कहाँ गायब हो गया था। हम वापस उसी बरगद के पेड़ के नीचे थे, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। मीरा ने कहा, मैं सब भूल गई थी आर्यन, पर तुम्हारी आवाज, तुम्हारे दिल की धड़कन मुझे वापस ले आई। हमने पूरी दुनिया की परवाह करना छोड़ दिया था। वो बीमारी, वो दूरी, वो मजबूरी, सब पीछे छूट गया था। हमने सीखा कि प्यार कोई मंजिल नहीं जिसे पाना हो, बल्कि यह वो सफर है जिसे मौत भी नहीं मिटा सकती। हमारी कहानी अधूरी जरूर थी, पर वो अधूरी ही सबसे खूबसूरत थी, क्योंकि उस अधूरेपन में ही तो हम दोनों की मुकम्मल इबादत छिपी थी। आज हम साथ थे, शायद दुनिया की नज़र में अधूरी मोहब्बत के मुसाफिर पर रूहानी तौर पर एक दूसरे में खोए। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो तो वक्त की धुंध और हालात की मजबूरियों के बीच कहीं छिप जाता है। जो रिश्ता रूह की गहराई से जुड़ा हो, उसे जमीन की दूरियां नहीं मिटा सकती। कभी कभी किसी खुशी के लिए उससे दूर हो जाना भी प्यार की सबसे बड़ी इबादत होती है। और जो मोहब्बत निभाने की नीयत हो, तो किस्मत के बंद दरवाजे भी आखिर में खुल ही जाते हैं। याद रखिए, अधूरा वही रहता है जो प्यार से नहीं, बल्कि सिर्फ उम्मीद से जिया करता है। पर जहाँ रूहें मिल जाएं, वहाँ हर कहानी मुकम्मल हो जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।